आज की कहानी एक ऐसे सिरफिरे सीरियल किलर की है जो कुंवारी लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और उनसे शादी और सुहागरात के बाद उनका बेरहमी से कत्ल कर देता था। और यही नहीं, पकड़े जाने पर वो अपना केस भी खुद लड़ता है और इस दौरान पुलिस तक के भी पसीने छूट जाते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुकेश और स्वागत है आपका क्राइम एक्सपोज की एक और बेहतरीन कहानी में। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। वैसे तो सीरियल किलिंग की कहानियाँ बहुत सी है, लेकिन ये कहानी दिखाती है एक सीरियल किलर की सोच और उसके कत्ल करने का तरीका और उसकी मेंटलिटी जिस वक्त वो उन कत्लों को अंजाम देता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल कलर के बटन को प्रेस करके अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कहानी है कर्नाटक की, खास करके साउथ कर्नाटक के हसन, मैंगलोर और बेंगलोर जैसे शहरों की। इन सभी शहरों के बड़े बड़े बस अड्डों के लेडीज टॉयलेट में 2003 से लेकर 2009 तक अलग अलग महिलाओं की लाशें मिलती रहती है। बात है 2003 की। 2003 में एक दिन एक बस अड्डे के लेडीज टॉयलेट का दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। सुबह सुबह का वक्त होता है और उस टॉयलेट से काफ़ी देर तक कोई बाहर नहीं आता है। आसपास काफ़ी भीड़ भी जमा हो जाती है। कुछ देर लोग इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब काफ़ी समय तक वो दरवाज़ा नहीं खुलता तो वहाँ मौजूद लोगों को कुछ गड़बड़ लगती है और बस अड्डे के एम्प्लॉयज़ को मजबूरन उस दरवाजे को तोड़ना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा टूटता है, वहाँ मौजूद सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग देखते हैं कि वॉशरूम में शादी का जोड़ा पहने हुए एक औरत बेहोश पड़ी है। जाहिर सी बात है, वहाँ मौजूद लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस तुरंत उस औरत को हॉस्पिटल पहुँचाती है। लेकिन हॉस्पिटल में जब डॉक्टर उसे देखते हैं तो वो औरत मर चुकी थी। जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि उसकी मौत कुछ देर पहले ही हुई थी और कुछ जहरीली चीज़ खाने की वजह से हुई थी। अब यहाँ पर एक अजीब सी बात थी कि वो औरत दुल्हन के जोड़े में तो थी, लेकिन उसके शरीर पर एक भी जेवर या शादी के कोई गहने नहीं थे। अब पुलिस आसपास के लोगों से उस औरत की पहचान खोजने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उस औरत को ना तो जानता था और ना पहले किसी ने उसको देखा था। इसलिए पुलिस कुछ टाइम के बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर देती है। कुछ दिन और गुजरते हैं और इन्हीं तीनों शहरों के एक और बस स्टेशन के लेडीज़ वॉशरूम में एक और ठीक वैसी ही लाश मिलती है। उस वॉशरूम का दरवाज़ा भी अंदर से बंद था और वो औरत भी दुल्हन के जोड़े में और बिना किसी जेवर के थी। क्योंकि इन दोनों केस में दरवाज़ा अंदर से बंद होता है और जाहिर सी बात है कि अंदर से दरवाज़ा बंद होने पर कोई बाहर का व्यक्ति तो किसी अंदर के व्यक्ति को नहीं मार सकता। इसलिए पुलिस इन दोनों घटनाओं को पॉइजन खाने की वजह से सिर्फ आत्महत्या मानती है और इन दोनों केस को बिना किसी खोजबीन के बंद कर दिया जाता है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। दरअसल ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। कुछ दिन के बाद एक और बस स्टेशन के टॉयलेट में एक और लाश मिलती है। कुछ दिन बाद फिर वैसे के वैसे एक और लाश। इस तरह 2003 से लेकर 2009 के बीच ऐसे ही करते करते अलग अलग बस अड्डों पर चौथी लाश, पांचवी लाश, छठी लाश और बीते 7 सालों में करीब 19 लाशें मिलती है और सभी के केस में दरवाज़ा अंदर से बंद, दुल्हन के जोड़े में और कुछ जहरीली चीज़ खा लेने से उन सभी औरतों की मौत होती है। इन सभी 19 लाशों में से 8 लाशें मैसूर के लश्कर मोहल्ला बस स्टैंड के वॉशरूम से मिलती है और 5 लाशें बेंगलोर के काम्पेगौड़ा बस स्टेशन के वॉशरूम से मिलती है और बाकी की लाशें मैंगलोर, हसन और दूसरे बस अड्डों से बरामद होती है। हर एक केस में पॉइजन खाने और दरवाज़ा अंदर से बंद होने की वजह से पुलिस हर मामले को आत्महत्या मानती है और बिना छानबीन के ही इन सभी 19 केस को बंद कर देती है। और इसमें एक बहुत ही बड़ी सोचने वाली बात तो ये होती है कि इन सभी 19 घटनाओं में किसी भी महिला का, कोई भी परिवार का कोई आदमी सामने नहीं आता और ना ही कोई उन्हें जानता है, क्योंकि ये सभी अलग अलग जिलों से होती है और उन सभी के परिवार के लोगों को पुलिस के लिए ढूंढना भी बेहद मुश्किल होता है। लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। सितंबर 2009 को सुबह सुबह कर्नाटक के बंतवाल पुलिस स्टेशन के पास में एक और बस अड्डा होता है। उस बस अड्डे के वॉशरूम में एक और लाश मिलती है। यह 20वीं लाश ठीक उन 19 लाशों के जैसे ही थी और पुलिस सेम उन 19 लाशों के जैसे ही इस लाश को भी आत्महत्या बताती है और इस केस को भी रफा दफा करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार की इस 20वीं लाश की पहचान हो जाती है और ये एक 25 साल की लड़की होती है जिसका नाम होता है अनीता। अनीता के बारे में अगर पुलिस को कुछ पता था तो वो था सिर्फ उसका नाम।
और अभी भी पुलिस को ये जानकारी नहीं मिलती कि वो कहाँ की रहने वाली है और यहाँ तक कैसे पहुँची। पुलिस आसपास के पुलिस स्टेशनों में इस बात की चर्चा करती है कि किसी भी परिवार ने अनीता नाम की लड़की की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई है या नहीं। इधर अनीता के गांव वाले जब अनीता को ढूंढते हैं तो उसका कहीं भी पता नहीं चलता। तमाम जगहों पर ढूंढ लेने के बाद सभी गांव वालों को ऐसा लगता है कि अनीता को गांव का ही एक मुस्लिम लड़का भगा ले गया है। इस बात पर गांव में हल्ला होने लगता है। तब जाकर गांव के लोगों को पता चलता है कि बंतवाल पुलिस स्टेशन के पास एक बस अड्डे के वॉशरूम में पुलिस को अनीता की लाश मिली है। जैसे ये बात गांव वालों को पता चलती है, गांव वाले बड़े आक्रोश में आ जाते हैं और प्रशासन को इसका जिम्मेदार बताते हैं। अनीता की लाश मिल जाने के बाद अभी भी गांव वालों को ऐसा ही लगता है कि अनीता की हत्या उसी मुस्लिम लड़के ने की है जो उसे भगा कर ले गया था। लेकिन गांव वालों को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि कौन सा मुस्लिम लड़का उसे भगा कर ले गया है। इस दौरान गांव वाले प्रदर्शन करते हैं। 3 दिन धरना प्रदर्शन करने के बाद भी जब अनीता के कातिल का कोई भी पता नहीं लगता तो गाँव के लोग पास के ही पुलिस स्टेशन को आग लगा देने की धमकियाँ देने लगते हैं। इधर पॉलिटिकल पार्टियां और पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े अफसरों का भी वहां की पुलिस पर दबाव बनने लगता है। तब जाकर पुलिस एक्शन में आती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले पुलिस अनीता के मोबाइल नंबर को ट्रेस करती है और उसके सभी कॉल डिटेल्स को खंगालती है। कॉल डिटेल्स निकालने के बाद पुलिस को पता चलता है कि अनीता कुछ दिनों से एक नंबर पर घंटों तक लंबी लंबी बातें किया करती थी। अब पुलिस उस नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है और उन्हें पता चलता है कि ये नंबर किसी महिला का है जिससे अनीता लंबी लंबी बातें किया करती थी। जब पुलिस उस महिला के घर जाती है और पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वो महिला तो करीब 1 साल से गायब है। अब पुलिस 1 साल से गायब उस महिला के फ़ोन के सभी कॉल डिटेल्स ट्रेस करती है और पुलिस को फिर पता लगता है कि 1 साल से गायब महिला भी किसी एक नंबर पर लंबी लंबी बातें किया करती थी। पुलिस उस नंबर की लोकेशन पर पहुंचती है तो वो महिला भी करीब 1.5 साल से गायब थी और ये दूसरी महिला भी किसी से लंबी लंबी बातें करती थी और सेम उन महिलाओं की तरह वो भी काफ़ी समय से गायब थी। ये तीसरी महिला चौथी से, फिर चौथी 5वीं से और इस तरह कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है और करीब 19 फ़ोन नंबर को ट्रेस करते करते पुलिस आखिर में 20वें नंबर तक पहुँचती है और ये 20वां नंबर बंतवाल पुलिस स्टेशन के कुछ किलोमीटर दूर एक गाँव से मिलता है। पुलिस उस गाँव में पहुँचती है तो एक 14-15 साल का बच्चा उस मोबाइल को चला रहा था। जब पुलिस उस बच्चे से पूछती है कि ये फ़ोन किसका है तो बच्चा जवाब देता है कि ये फ़ोन मेरे चाचा मोहन कुमार का है। इतनी सारी महिलाओं के नाम के बाद अब जाकर इस पूरे केस में किसी आदमी का नाम आया था। अब मोहन कुमार तो वहाँ मौजूद नहीं होता, लेकिन पुलिस उस फ़ोन के डिटेल्स को ज़रूर खंगाल लेती है और पुलिस को एक और चौंका देने वाली बात पता चलती है कि उस फ़ोन से भी एक नंबर पर घंटों लंबी लंबी बातें चल रही थी। पुलिस उस नंबर पर कॉल करती है और जानने की कोशिश करती है तो वो नंबर एक लड़की का निकलता है जो कि पास के ही हसन इलाके की रहने वाली थी। पुलिस की एक टीम उससे पूछताछ करने को उस महिला के पास जाती है और पूछती है कि क्या तुम मोहन कुमार नाम के किसी आदमी से बात करती हो। तो वो महिला कहती है मैं किसी मोहन कुमार नाम के आदमी को नहीं जानती। इस बात पर पुलिस उसे वो नंबर दिखाती है। तब वो महिला कहती है कि वो बात तो करती है लेकिन उसने अपना नाम मोहन कुमार न बताकर कुछ और बताया है। अब पुलिस को पूरा मामला समझ आने लगता है कि आखिर हो क्या रहा था इतने सालों से। अब पुलिस उसी महिला को कहती है कि इस मोहन कुमार को फ़ोन करो और उसे किसी एक जगह पर बुलाओ। महिला ठीक वैसा ही करती है और पुलिस आखिर में मोहन कुमार को अरेस्ट कर लेती है और पूछताछ शुरू करती है। लेकिन पुलिस के होश तो तब उड़ जाते हैं जब मोहन कुमार टॉर्चर के बाद अपना जुर्म कबूल करता है और मोहन कुमार अपने आप को एक स्कूल का टीचर बताता है और कहता है कि उसने करीब 32 कत्ल किए हैं। देखो अब ये बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। पुलिस तो सिर्फ अनीता के केस को सॉल्व करने के लिए निकली थी, लेकिन इस बीच वो 19 फ़ोन कॉल से जुड़ी कड़ियाँ, इतनी सारी औरतों के फ़ोन नंबर, उसके बाद मोहन कुमार का मिलना और उसका 32 कत्ल कबूल करना, पुलिस एकदम दंग सी रह जाती है। क्योंकि कल तक पुलिस जिस बात से एकदम अनजान थी, उस वक्त साउथ इंडिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर उनके सामने बैठा था और वो था मोहन कुमार। अब मोहन कुमार अपनी पूरी कहानी बताना शुरू करता है। दरअसल मोहन कुमार बेंगलुरु के पास में ही एक गांव के प्राइमरी स्कूल में टीचर था और मोहन कुमार की शादी भी हो चुकी थी। एक दिन उसकी नज़र किसी लड़की पर पड़ती है और जब वो गांव के पास में ही एक नहर के पास से गुजर रही होती है तो मोहन कुमार उससे ज़बरदस्ती छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। जब वो लड़की विरोध करती है तो मोहन कुमार उसे जान से मारने की कोशिश भी करता है और उसे नहर में धक्का दे देता है।
मोहन को लगता है कि लड़की की बचने की कोई भी संभावना नहीं है, लेकिन वो लड़की बच जाती है। और जब वो लड़की पुलिस में कंप्लेंट करती है तो मोहन कुमार पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग जाता है। लेकिन धक्का देते वक्त वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, इसलिए सबूतों के न मिल पाने के कारण मोहन कुमार कुछ ही दिनों में इस केस से बरी भी हो जाता है। इस दौरान मोहन कुमार का उसकी पहली पत्नी से तलाक हो जाता है। क्योंकि मोहन कुमार दिखने में काफ़ी अच्छा था, इसलिए उसकी दूसरी शादी भी हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उससे भी तलाक हो जाता है और फिर वो करता है तीसरी शादी। उसकी तीसरी पत्नी का नाम होता है श्रीदेवी। इस वक्त मोहन कुमार पूरी तरह से बेरोजगार था और इसलिए वो पैसे कमाने के नए नए तरीके सोच रहा था। तब वो सोचता है कि क्यों न भोली भाली लड़कियों को फंसाया जाए और उनसे पैसा लिया जाए। इसी बात पर मोहन कुमार निकल पड़ता है अपने टारगेट की ओर। मोहन कुमार अपने बयानों में बताता है कि वो अक्सर आसपास के बस अड्डे पर जाकर खड़ा हो जाता था और वहाँ पर मौजूद लड़कियों पर लगातार नज़र रखता था, और जब भी उसे कोई नई और किसी दूसरे अनजान इलाके की लड़की नज़र आती थी वो उसे बातचीत करने की कोशिश करता है। जब लड़की की ओर से भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो वो बात को आगे बढ़ाता है और धीरे धीरे उसका फ़ोन नंबर ले लेता है। कुछ दिन वो उस लड़की से बातें करता है और फिर उसे शादी के लिए मनाता है। और मोहन कुमार का सबसे बड़ा झूठा दिलासा यही होता है कि वो दहेज नहीं लेगा, क्योंकि मोहन गरीब लड़कियों को टारगेट करता था और दहेज न लेने की बात सुनकर लड़कियां भी अक्सर उसे शादी के लिए हाँ कर देती थी। फिर मोहन कुमार कुछ दिन के बाद उससे कहता था कि हम मंदिर में शादी करेंगे और तुम दुल्हन का जोड़ा पहनकर और अपने सारे गहने पहनकर पूरी तरह तैयार होकर आना। लड़की ठीक वैसे ही करती है और मंदिर पहुंचती है। दोनों शादी करते हैं और उसी इलाके के किसी एक होटल में उनकी पहली सुहागरात मनाते हैं। सुहागरात के बाद जब सुबह होती है तब मोहन कुमार उस लड़की को कहता है कि तुम अपने सारे जेवर उतार कर यहाँ रख दो, हम थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर चलते हैं और घूम फिर कर वापस आते हैं। मोहन कुमार और उसकी नई पत्नी दोनों पैदल निकलते हैं और कुछ दूर घूमने के बाद वो दोनों एक पास के ही बस अड्डे पर पहुँचते हैं। इसके बाद मोहन कुमार उस लड़की को एक कैप्सूल निकाल कर देता है और कहता है तुम ये कैप्सूल खा लो। ये गोली एक गर्भ निरोधक गोली है, क्योंकि हमारी नई शादी हुई है और हम कुछ साल के बाद अपने परिवार को आगे बढ़ाने की तैयारी करेंगे। ये सुनकर लड़की उसकी बात को मान जाती है। इस बीच मोहन कुमार उस लड़की को कहता है कि इस गोली को लेने से उल्टी या फिर चक्कर आ सकते हैं, इसलिए तुम इस गोली को किसी वॉशरूम में जाकर लेना ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। लड़की ठीक वैसा ही करती है और बस अड्डे के किसी वॉशरूम में जाती है और जाहिर सी बात है वो वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है और फिर वो गोली ले लेती है। लेकिन असल में वो गोली कोई गर्भ निरोधक गोली नहीं होती, बल्कि वो एक साइनाइड की गोली होती है, जिसमें कि किसी नॉर्मल से कैप्सूल के अंदर साइनाइड के पाउडर को भर दिया जाता है। लड़की जैसे ही वो गोली लेती है कुछ ही मिनट के बाद उस वॉशरूम के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है और मोहन कुमार भी वहाँ से रवाना हो जाता है। मोहन कुमार को इतना कॉन्फिडेंट तो होता है कि वो लड़की बचकर वॉशरूम से बाहर अब वापस नहीं आने वाली। और इस तरह मोहन कुमार एक कत्ल को अंजाम देने के बाद अपने अगले शिकार की ओर बढ़ता है और ऐसा करते करते करीब 19 महिलाओं और एक अनीता को मिलाकर कुल 20 कत्ल करता है। मोहन कुमार हमेशा जिस लड़की का कत्ल करता था उसी के फ़ोन से अगले शिकार से बात करना शुरू कर देता था, और जब उसे भी मार देता है तो फिर उसी के फ़ोन से और अगले शिकार को अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश में लग जाता है। दोस्तों, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि जब पुलिस अनीता के केस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें एक के बाद एक करीब 19 औरतों के नंबर मिलते हैं, और वो औरतें यही होती हैं जिन्हें मोहन कुमार साइनाइड की गोली देकर उनका कत्ल कर देता है और बाद में उन्हीं के फ़ोन नंबर से अगली लड़कियों को टारगेट करता जाता है। मोहन कुमार की इस पूरी कहानी को और कत्ल करने के तरीके को सुनकर पुलिस का सर शर्म से नीचे हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उसने उन 20 कत्लों को अंजाम दिया, अगर पुलिस पहले या दूसरे कत्ल के वक्त ही इस केस को सीरियस लेकर काम करती तो शायद उस एक या दो कत्ल के बाद ही ये कातिल पकड़ा जाता। लेकिन पुलिस की लापरवाही के कारण इतना बड़ा सीरियल किलर 7 सालों तक इस वारदात को खुलेआम अंजाम देता रहा। इसके बाद पुलिस कुछ ही सबूतों के साथ मोहन कुमार को कोर्ट में पेश करती है, लेकिन मोहन कुमार जैसे ही कोर्ट में जाता है वो अपने सारे बयान बदल देता है और कहता है कि मैंने ये सारे कत्ल नहीं किए। और यही नहीं, वो अपना केस भी खुद ही लड़ता है। और इस केस के दौरान पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि पुलिस ने शुरू से ही किसी भी कत्ल के सारे एविडेंस इकट्ठा नहीं किए थे। लेकिन फिर भी कुछ सबूतों और गवाहों के चलते बेंगलुरु के ही सेशंस कोर्ट से मोहन कुमार को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। मोहन कुमार पर करीब 20 कत्ल के आरोप थे और इस पर सभी केस अलग अलग चल रहे थे।
कुछ दिन के बाद हाई कोर्ट के द्वारा इसकी सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है और आज भी इस पर बाकी के केस जारी हैं और अभी भी मोहन कुमार बेंगलुरु के ही जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। तो दोस्तों ये थी कहानी सीरियल किलर मोहन कुमार की। और क्योंकि ये साइनाइड देकर अपनी एक दिन की दुल्हन पत्नियों का बेरहमी से कत्ल कर देता था, इसीलिए तब से इसे साइनाइड मोहन कुमार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल क्राइम एक्सपर्ट्स को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने सभी दोस्तों में हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।